क्या पढ़े थे? कल केमिस्ट्री पढ़ लिए थे और आज क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एनसीईआरटी का है, ठीक है। एक ही चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन भी है और एक ही चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है टॉपिक, बहुत बड़ा, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन ऑलरेडी बड़ा है, एक और ऐड कर देते, प्रकाश का अपवर्तन भी ऐड कर देते, बहुत लंबा हो जाता है ना, एक बार में नहीं हो पाता। इसलिए पहले है हमारा प्रकाश का परिवर्तन और कल हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वाले में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ध्यान से समझना, आज एकदम वन ही शॉर्ट है, ये भी वन ही शॉर्ट है, ठीक है। देखिए पहला है हमारा, पहला है कि प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन नहीं है, अपवर्तन नहीं है, ठीक है। एक ही चैप्टर में था, इसको काट लेना, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन समझना है तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? तो कह रहा है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। मतलब प्रकाश, यदि किसी वस्तु को देखना है दो चीज चाहिए, पहला तो प्रकाश चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? आंख। आंख भी होना जरूरी है। तो आंख के बारे में हम लोग 3 चैप्टर में यानी मानव नेत्र जो है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रकाश क्या। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम रंग बिरंगे संसार को क्या करते हैं? देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब अगर हम किसी की वजह से कोई चीज देख पाए, कुछ कर पाए, मतलब करने की शक्ति प्रदान हो जाए आपके अंदर, किसी भी चीज को करने की शक्ति प्रदान हो जाए तो हम कहते हैं भाई ऊर्जा आ गया हमारे अंदर। तो प्रकाश के कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिस वस्तु से या जिस चीज से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी चीज से, जैसे टच, टच से प्रकाश निकलती है, टच क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश निकलती, सूर्य क्या हो जाएगा? हमारा प्रकाश स्रोत हो जाएगा। बिजली जलता है, बल्ब जलता है, बल्ब जलता है तो बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब से प्रकाश निकलता है तो बल्ब क्या हो जाएगा? हमारा प्रकाश स्रोत हो जाएगा। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत की बात आई तो ध्यान से देखना, प्रकाश जो स्रोत होते हैं यानी वस्तुओं की अगर बात करें तो वस्तुएं भी दो प्रकार की, एक वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार की वस्तु मिलती है, एक जिससे प्रकाश निकलती है और दूसरी जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य जो हो गया प्रदीप्त वस्तु हो गया, बिजली का जलता बल्ब जो है ये क्या है हमारा? ये भी प्रदीप्त वस्तु है। जलती हुई मोमबत्ती क्या है? ये भी क्या है? हमारा प्रदीप्त वस्तु है। और जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है यानी प्रकाश निकलती नहीं है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पौधे हो गए, ईंट पत्थर, ये सबसे प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखिए आगे क्या कर रहा है? आगे है प्रकाश, प्रकाश की किरण। पहले है हम लोग पढ़े प्रकाश, उसके बाद पढ़ते प्रकाश की किरण। तो जो प्रकाश यानी एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण। और एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें जब भी चलती है तो सीधी रेखा में चलती है, ये वक्र रेखा में नहीं चलती हैं। कभी भी प्रकाश की किरणें चलेंगी तो कैसे चलेंगी? एकदम सीधी रेखा में चलती है। यानी एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण हो गया तो देखिए किसी भी वस्तु से जब प्रकाश निकलता है ना तो एक किरण नहीं निकलती है, ढेर सारी किरणें निकलती है और ढेर सारे किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण
पुंज कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की जो किरण पुंज होती है ये भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपसारी किरण पुंज, दूसरी होती है समांतर किरण पुंज और तीसरी होती है अभिसारी किरण पुंज। तो पहले क्या होती है? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकले, जैसे टच देखा होगा। टच क्या होता है कि टच में हम लोग देखते हैं कि टच में एक बल्ब होता है, एक क्या होता है? बल्ब होता है, और उस बल्ब से इस प्रकार से बहुत सारी क्या होती है? किरणें निकलती है। तो एक बिंदु से निकल रही है, एक स्रोत से निकल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वह प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकलकर अगर फैलती चली जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं समांतर किरण पुंज की। तो जब प्रकाश की किरणों एक दूसरे के समांतर चलती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो मान लो यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य का जो प्रकाश निकलता है वो इस तरह से निकलता है, ढेर सारा। तो एक दूसरे के क्या निकलती है? समांतर निकलती। एक दूसरे के क्या निकलती है? समांतर निकलती है। तो जो किरणों का समूह एक दूसरे के क्या चले? समांतर चले, एक दूसरे के समांतर चले, उन किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इस सारे किरण पुंज क्या होते हैं? तो वैसी किरणों का समूह जो एक बिंदु पर आकर मिले, यानी किसी स्रोत से निकल रही हो और किसी स्रोत से निकलकर देखो, एक किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलेगी। मान लो यहाँ पर कोई स्रोत था, उससे निकली और निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो ऐसी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक बिंदु से निकल रही है, अब सारी किरण पुंज समांतर चलेगी, समांतर किरण पुंज, और एक बिंदु पर आकर मिल रही है। एरो का चिन्ह देख रहे हैं? एरो का चिन्ह किधर है? इस तरफ है, यानी ये इधर से निकली है और एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरणों के समूह कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारी, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है हमारा कि पारदर्शी पदार्थ। अब बात कर लेते हैं कि पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है पारभासी, क्या होता है? पारभासी पदार्थ, और तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारदर्शी, पार मतलब अगर आप आर पार की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, अगर आप किसी वस्तु को अगर आपके सामने रख दी जाए, और यदि किसी वस्तु को सामने रखने पर अगर आप उस पार के और इस पार, यानी दोनों तरफ से आप दोनों तरफ की एरिया को देख पा रहे हैं, वस्तुओं को देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो वस्तु आपके बीच लगाया गया है वो वस्तु कैसी है? पारदर्शी। यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से क्या कर जाए? पार कर जाए। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो जाए? पार कर जाए, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कांच को अगर आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? जब कांच को आपके सामने रखी जाएगी तो आप उधर की वस्तुओं को आसानी से देख लीजिएगा और इधर की वस्तुओं को भी आप आसानी से देख लीजिएगा। या पानी, पानी आप देखते होंगे, अंदर की सारी चीजें अगर बाल्टी में रखी होगी तो बाल्टी की सतह तक दिखाई देती है, और अगर ऊपर, अगर आपके सर के ऊपर आप बॉटल रखते होंगे, पारदर्शी बॉटल वाला अगर बॉटल रखिएगा तो आपको उधर की भी वस्तु दिखाई देती है। या हवा, हवा तो हर तरफ है, हर तरफ है, फिर भी हम सभी लोगों को देख पा रहे हैं, या आप लोग हमको देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? हवा भी एक प्रकार का कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। उसके बाद आता है पारभासी।
पास भासी, भासी मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, भासी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा सा पार करेगा और थोड़ा सा पार नहीं करेगा। देखिए अगर किसी भी चीज का डिफिनेशन समझना है तो पहले उस शब्द का मतलब समझिए, उस शब्द को तोड़िए, उसका मतलब समझिए, जब मतलब समझिएगा तो आपको उसका डिफिनेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो परभासी पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने दे, उसे क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ। यानी थोड़ी सी हिस्सा प्रकाश का जाएगा और थोड़ी सी हिस्सा वापस लौट कर आ जाएगा, वापस नहीं जाएगा, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे अगर बात करें तो घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच, जो घिसा हुआ कांच होता है उसको देखिएगा तो उसमें से थोड़ी सी धुंधुला धुंधुला दिखाई देगी, उस तरह की वस्तु दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी और थोड़ी थोड़ी नहीं दिखाई देगी। या तेल लगा हुआ काजल, या रक्त, दूध, चर्म, आंख की पलक आदि ये सब कैसी होती है? परभासी पदार्थ है। अब बात कर लेते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अपारदर्शी यानी प्रकाश पार नहीं, अ लग गया, अ का मतलब नकारात्मक चीजों के लिए अ लगता है, यानी वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार न कर पाए, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को अगर आपके बीच रख दिया जाए या किसी दीवार को आपके बीच खड़ी कर दी जाए तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, उस तरफ की वस्तु को आपको नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे वस्तुओं को हम, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, धातु हो गया, धातु की जो प्लेट होती है, ये सब क्या हो जाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ के बाद आगे चलते हैं तो देखिए उसके बाद आपका आएगा प्रकाश का परावर्तन। यही है हमारा मेन टॉपिक, मेन टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह या चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटकर उसी दिशा में चल जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है? एक चिकनी सतह है, ये क्या है हमारा? चिकनी सतह। चिकनी सतह के रूप में आप दर्पण को ले सकते हैं, आप मिरर को ले सकते हैं। ये देखिए कलई किया हुआ भाग है, ये एक प्रकार का समतल दर्पण है। ठीक है, जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ी है, देखिए ये प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ रही है तो प्रकाश की किरण पड़ने के बाद यहाँ पर टकरा रही है और टकरा कर वापस अपनी ही दिशा में, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में क्या हो जा रही है? लौट जा रही है। तो इस पूरी घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश आई और लौट कर चली गई, यही घटना क्या कहलाती है? हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर है? यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर या समतल सतह से टकराकर या कोई चिकनी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लौटने को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन में जो आने वाली जो किरण होती है, जो किरणें आती है, जो किरणें क्या होती है? आती, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समतल सतह, इसको परावर्तक सतह कहा जाता है या समतल सतह। समतल भी हो सकता है, असमतल भी। तो आप कहिए ये क्या है? हमारा परावर्तक सतह, जिस पर किरणें पड़ती हैं, उन किरणों को जिस पर पड़ती है, जिस सतह पर किरणें पड़ती हैं, आती है, उस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये कौन सी सतह है? ये है परावर्तक सतह। ये कौन है सतह? परावर्तक सतह। और जो आने वाली किरण होती है, ये देखिए ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, तो आने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और लौट कर, टकरा कर लौट कर जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तिक किरण कहते हैं। यानी जो किरण आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौट कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है, आपतित किरण, ध्यान से समझिए, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है या आती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं?
आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया ये लंब है, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और एक बात और बता दें कि जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ध्यान से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, एक कोण का निर्माण हो रहा है, और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। आपतन कोण को क्या चीज से लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है। और जो परावर्तन कोण है, इसको क्या चीज से लिखा जाता है? आर से। छोटा आर और छोटा आई, बड़ा आर और बड़ा आई नहीं, छोटा आई और छोटा आर लिखा जाता है। तो प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ गया। इससे जितने भी रिलेटेड टर्म थे वो भी समझ में आ गया। आने वाली किरण आपतित किरण, लौट कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ठीक है, अब आगे चलते, आगे देखिए, आगे क्या, आगे कह रहा है, आगे है वही चीज है। देखिए आपतित किरण क्या है? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ओए जो था वो क्या था? आपतित किरण था। ओए क्या था? आपतित किरण था। परावर्तित किरण क्या है? तो जिस माध्यम में चलकर वह आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट कर किरण परावर्तित किरण कहलाती है। यानी जिस माध्यम से आई और लौट कर चली गई, उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए वही सारे टर्म है जो हम अभी अभी समझाएं। आपतन बिंदु क्या है? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही क्या कहते हैं? उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। चित्र में जो ओएन था वो क्या था? अभिलंब था। आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण क्या होता है? तो अभी अभी बताया है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो अभिलंब से बना कोण होता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे क्या चीज से लिखा जाता है? इसे आई से लिखा जाता है। क्या चीज से लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है। आगे देखिए, आपतन कोण के बाद आपका आ जाएगा परावर्तन कोण। क्या आ जाएगा आपका? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को क्या चीज से लिखा जाता है? छोटा आर से लिखा जाता है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि देखिए दुनिया में हर कोई को नियम के मुताबिक चलना पड़ता है। वो आप हो या हम टीचर है तो भी हमें नियम से आना है, नियम से पढ़ाने और नियम से जाना। आप एक स्टूडेंट है तो घर पर रहते हो या पढ़ते हो या स्कूल जाते हो या यहाँ मेरे पास आते हो, हर चीज का नियम है, शेड्यूल है कि आपको इतने बजे आना है और इतने बजे आपको चले जाने, इतने बजे स्कूल जाने, फिर रिटर्न होकर आने, पढ़ने, खाने, सब चीज का रूल नियम होता है। वैसे जो प्रकाश का परिवर्तन होते हैं, इसको भी प्रकाश का जब परिवर्तन यानी जब प्रकाश आती है, टकरा कर जाती है, तो इनको भी दो नियमों का पालन करना पड़ता है। कितने नियम का पालन करना पड़ता है? दो नियम का पालन करना पड़ता है। यानी प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो नियम। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियमों को लिखे, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियमों को लिखे। ठीक है, तो देखिए अगर है प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कितने नियम है? दो। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये मिरर है, ये क्या है आपका? मिरर है। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? मिरर है। तो ये आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और लौट कर जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर आपतन बिंदु होता है।
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और यहाँ पर क्या बनता है? आपतन कोण, और यहाँ पर क्या बनता है? परावर्तन कोण। क्या बनता है? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आने वाली किरण है और आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन है? ये वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी अभिलंब, आपतन बिंदु ये है, इस पर खींची गई जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए तो तीनों एक ही परावर्तक सतह पर है कि नहीं? तीनों एक ही बिंदु पर आकर टिके हैं कि नहीं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये जो झुकाव उत्पन्न करेगा ये भी कितने डिग्री का करेगा? 30 डिग्री का करेगा। अगर मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है? ऑब्जेक्टिव है ना, 100 आपको 80 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 40 चूज करने। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते। क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि अगर किसी समतल दर्पण में आपतन कोण 30 डिग्री का बन है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होता है, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम लिखे, ठीक है? दोनों नियम आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद देखिए, अब तो ये था, बात हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है यहाँ पर कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या होगा? ये तो समझ ही में नहीं है, ऊपर से पार हो गया। देखिए बात यह है कि पिछले वाले जो था इसमें देख रहे होंगे कि आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे, कुछ कैचअप किए होंगे, तो आपके माइंड में एक बूस्ट होगा क्वेश्चन कि मिस जब भी ले रही है ना तो ये तिरछा ले रही है, तिरछा सा ले रही है, तिरछा किरण आ रहा है, ठीक है? तिरछा आ रहा है तो तिरछा वापस लौट कर चला जा रहा है। ये तो बात समझ में कि अगर इधर से आएगा तिरछा आएगा तो वापस तिरछा ही लौट कर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई समतल दर्पण है और समतल दर्पण में कोई किरण सीधा है, कोई किरण कैसे आए? सीधा है, एकदम लंबवत आए, तो फिर ये कैसे जाएगी? तो यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आती है तो वापस इसी पथ से चली भी जाएगी, इसी पथ पर चली भी जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होती है? बराबर होती है। यानी अगर आपतन कोण 90 डिग्री का कोण बनाकर आ रही है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का कोण बनाकर जाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। और जब 90 डिग्री बनाएगी तो जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस चली जाएगी, इसी से, यहीं से आई थी और यहीं से वापस चली जाएगी। तो ये बात समझ में आ गया कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, कौन सी? लंबवत मतलब सीधे 90 डिग्री पर पड़ने वाली किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। अब देखिए आगे देखते हैं, भाई थोड़ा सा कंट्रोल रखो, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर देखो दिक्कत हो रहा है तो पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे चले जाओ, ठीक है? ध्यान से समझो, ठीक है? देखो उसके बाद चलते आगे, चलते देखिए प्रतिबिंब। आगे क्या हमारा? प्रतिबिंब। अब बात होता है कि भाई प्रकाश की किरण आई, वापस लौट कर गई, तो कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर है प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में कहते हैं छाया। क्या कहते हैं? छाया, शैडो या इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। फोटो खिंचवाने जाते हैं, फोटो जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रतिबिंब होता है आपका, उसको हम लोग कहते हैं भाई इमेज है, ये हमारा इमेज है। फोटोग्राफर के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरा इमेज खींच दो, मेरा फोटो। तो वो फोटो क्या है? फोटो में जो आप दिखाई देते वो क्या है? आपकी प्रतिबिंब है। वो क्या है? आपकी प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब कैसे बनती है ये समझो, ठीक है? देखो कह रही है किसी
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कोई भी प्रकाश की किरण जिस प्रकाश स्रोत से निकलेगी, कोई भी प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलती, अगर किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण के टकराने के बाद, किससे? दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उसका क्या कहेंगे? हम प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्रतिबिंब होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब से आप क्या समझते हो और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण के टकराने के बाद यानी दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो, वास्तविक और आभासी। अब बात कर लेते हैं कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर वास्तव में किसी बिंदु पर काटती है या वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो हम कहेंगे कि वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव समझते हैं ना, एकदम वास्तव में मिलेगा, यानी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, यानी मिलती हुई प्रतीत नहीं होगा, एकदम रियल में वो काट देगी, एकदम क्या होगी? रियल में काटेगी, तो हम क्या कहेंगे? वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बना। और यदि आपको लगे कि नहीं दूर कहीं ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे या आगे ले जाएंगे तब कहीं जाकर काटेगी, यानी ऐसा लगे कि हाँ जाकर काटेगी, प्रतीत हो, एकदम ओरिजिनल में ना काटे, तो वैसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? अगर वहां पर प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं। कह रहे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर का वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक मतलब कल्पना करना, यानी वो वास्तव में नहीं मिलेगी, वो दूर जाकर या कहीं पीछे कहीं आगे ऐसे कुछ जाकर कल्पना करने पर मिलेगी, तो उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? वास्तव में मिलती है, और इसमें क्या है? उस जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं मिलेगी, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर दिखा सकते हैं, लेकिन जो आप आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इसको पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए उसके आगे चलते हैं तो आगे आपको यही मिलेगा, अंतर मिलेगा दोनों में। ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे, तो देखिए अंतर क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पहले का था जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग के मंदिर के सामने ना बड़ा सा पर्दा लगता था और उस बड़े से पर्दे पर ना सिनेमा दिखाया जाता था। उसमें सिनेमा हम लोग देखते थे कि हम लोग छोटे छोटे जब बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे ना, एक छोटा सा बॉक्स था और उस बॉक्स से एक छोटी सी रेड कलर की या ग्रीन कलर सी
एक लाइट निकलती थी और वो लाइट क्या है उस पर्दे पर जाती थी, और जब पर्दे पर जाती तो उसका जितना भी उसके अंदर जो फिल्म चल रही होती थी, जो सिनेमा चलता था, वो पर्दे पर सीधे दिखाई देता था। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। कभी भी बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी अगर वस्तु ऐसी है, अगर वस्तु ऐसी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब के इधर बनेगा, नीचे की ओर। और यदि नीचे रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऊपर की ओर। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा होता है। और जबकि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, सीधा। वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा होता है। नोट देख लीजिए, नोट क्या है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही आगे बनता है, उसका प्रतिबिंब उतना ही आगे या पीछे बनता है। वही बात है कि मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है, हमारा मिरर है। घर में जो लगा रहता है ना मिरर, वो मिरर है, ठीक है। घर में मिरर देखो, जब मिरर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर है, 5 मीटर की दूरी पर मान लीजिए मिरर से खड़े, तो मेरा इमेज जो बनेगा वो भी कितने मीटर की दूरी पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। जितना आप मिरर से पीछे जाएगा आपका ये प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे जाएगा या आगे जाएगा, और जितना ये आगे जाएगा ये भी आगे उतना ही आएगा। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी या बिंब भी कहा जाता है, वस्तु को क्या कहते हैं, बिंब। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, जितना बड़ा वस्तु रहता है, यानी अगर वस्तु 5 मीटर का होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो भी कितना मीटर का बनेगा, 5 मीटर का ही बनेगा। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है, आपस में बराबर। दूरी भी बराबर होती है और ऊंचाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आई इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, वो सारे के सारे डाल देंगे। एकदम याद रखना, एग्जाम में किसी भी तरह ना कुछ भी करके टारगेट रखना है, दिमाग में फिक्स कर लेना, बस मुझे एक चीज चाहिए। वो क्या चाहिए, 95 से अब 98, 99, 100 भी हो सकता है। अगर 95 से कम हो गया तो भाई बहुत मार मारेंगे, बहुत। घर में घुस कर डंडा से मार लेंगे, सोच लेना, ठीक है। तो गलती नहीं करना, सोचना भी मत, 94 भी नहीं, सोचना भी मत। सच्ची बता रहे, सबका घर देख लेंगे, ठीक है, घर सबका देखेंगे और सबको ढूंढेंगे, सबको पीटेंगे। अब ध्यान से देखो, उसके बाद आता है प्रतिबिंब के बाद आता है, अभी कब से एक ही बात रट लगा रखे हैं, दर्पण दर्पण दर्पण, मिरर, यही तो बात कब से चर्चा हो रही है। कभी समतल दर्पण, घर का दर्पण, बाहर का दर्पण, हजामत का दर्पण, यही तो कब से चर्चा हो रही है, दर्पण। तो भाई दर्पण होता क्या है, दर्पण क्या होता है, नॉर्मली समझो दर्पण होता क्या, एक कांच का शीशा लो, यानी एक कांच का टुकड़ा लो, और कांच के टुकड़े को, अगर तुम कांच के टुकड़े को एक तरफ कलई कर दो, एक तरफ क्या कर दो, कलई कर दो, तो तुम्हारा बनकर तैयार हो जाएगा दर्पण। कैसा कलई करना है, सिल्वर कलर। कैसा कलई करना है, सिल्वर कलर का। अगर एक कांच के टुकड़े को हम एक तरफ से सिल्वर कलर का पेंट कर दे, जिसको रंजित करना या कलई करना कहलाता है, और दूसरे तरफ को ऐसे ही छोड़ दे, तो जो बनकर नया चीज, अजूबा चीज तैयार होगा, उस अजूबे चीज को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। वो जो यंत्र तैयार होगा उस यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब बात करते हैं कि जो दर्पण होते हैं ना, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। तो आगे भी आएगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है यहाँ पर 1 सेकेंड रुक जाओ।
हाँ देखो यहाँ पर आ गया है, थोड़ा इधर उधर हो गया। चलो दर्पण देख लेते हैं, ठीक है। दर्पण क्या है, तो दर्पण या आईना, दर्पण या आईना, दर्पण या आईना। कह रहा है कि एक प्रकाशीय युक्ति है। दर्पण या आईना क्या है, एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। यानी प्रकाश इससे टकराता है, टकरा कर आता है और हम उस वस्तु को अपने अंदर या जो अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को उस आईने या उस दर्पण के अंदर देख पाते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, तो एक समतल कांच के टुकड़े को अगर लेकर एक तरफ कलई कर देंगे तो और दूसरा तरफ परावर्तक सतह बन जाए तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण के बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग का है थोड़ा सा इसका लेंथ ज्यादा है गोलीय दर्पण का, इसमें कुछ टॉपिक भी है। तो देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो देखिए गोलीय दर्पण क्या है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग हो। बॉल देखे होगे, गेंद देखा है, उस तरह से अगर कोई गेंद एकदम बीकर नहीं होता है जिससे गोल मटोल घड़ा की तरह, घड़ा देखो ना, घड़ा की तरह गोल मटोल अगर शीशे का कोई घड़ा हो और उसके एक टुकड़े को ले लो, क्या कर लो, ले लो। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर ये घड़ा है या कुछ भी, एक शीशे का गोल खोखला क्या है, एक बर्तन है, गोल है, कैसा है, खोखला है, गोल है, ठीक है। और इस का एक भाग लेते हैं, एक भाग ले लो, एक भाग, कोई भी एक भाग ले लो। जैसे मान लो हम ये वाला ले लेते हैं, जैसे हम क्या किए कि ये वाला भाग को अलग कर देते, ये वाला भाग क्या कर दिए, अलग कर दिए, काट कर अलग कर दिए। और इस भाग को अगर हम किसी भी एक तरफ से रंजित कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो इस भाग को ही हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो क्या कह रहा है, किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, किसी खोखले गोले का क्या होती है, एक भाग होती है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रंजित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, कांच के टुकड़ा लो, उसको रंजित यानी पेंट करके बना लो। जो एक खोखले गोले का भाग होता है वो किसका भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है। अब आगे चलते तो देखिए जो गोलीय दर्पण होते हैं इनमें हम लोग को कुछ टॉपिक पढ़ने हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण जैसे प्रकाश के परावर्तन में कुछ टॉपिक थे ना, कुछ टर्म थे, आपतित किरण थे, परावर्तित किरण थे, ऐसे कुछ थे, उसमें इसमें भी होते हैं। देखिए ध्रुव, सबसे बात कर लेते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव करे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, जो गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु कोई भी मान लीजिए यहाँ से काटिएगा तो इस वाले पार्ट का मध्य बिंदु ये होगा और इस वाले पार्ट का मध्य बिंदु ये होगा। तो जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसको क्या चीज से लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। इसको क्या चीज से लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं किसे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होती है, ये गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होती है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी यहाँ पर हमारा केंद्र होता है, हर गोला में, हर वृत्त में केंद्र होता है। तो जिस गोले की भाग होती है उसका केंद्र ही जो होता है, उसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको क्या चीज से लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है। क्या चीज से लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है। अब देखो आगे चलते हैं, ये देखो उसके बाद इसमें एक और बात बता देते हैं कि ये देखो सी और ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा सी, ये क्या है हमारा सी, और ये क्या है पी। तो अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दे तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या।
क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या चीज से लिखा जाता है, आर से। इसको क्या चीज से लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। याद रखना कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। और प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, खंड है, उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे यही सारी चीज मिलेंगे। आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में पीसी जो था वो आर था, यानी आर जो है इसको क्या चीज से लिखा जाता है, बड़ा आर या छोटा आर से लिख लेते हैं। उसके बाद है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जो पी और सी, यहाँ पर पी था ना, यहाँ पर क्या था, पी था, और यहाँ पर क्या था, सी का, दोनों को मिला दो, ये रेखा कौन कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए आगे चलते, आगे तो ये पढ़ लिए। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं कि भाई गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखो, जो उत्तल दर्पण होता है इसको क्या कहते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है, उत्तल दर्पण कैसे बनेगा भाई, अवतल दर्पण कैसे बनेगा। तो देखो, कह रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ। ये देखो, इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर क्या है, उभरा है। बाहर की ओर क्या है, उभरा है। उभरा है ना। और अंदर की तरफ क्या की गई है, कलई की गई है। अंदर की तरफ क्या की गई है, कलई की गई है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ क्या हो, उभरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, किस ओर हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर दबा हुआ हो, उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता हो उसे क्या कहते हैं, अवतल। ओ मतलब घटा हुआ रहेगा, अंदर की तरफ दबा हुआ हो। उत्तल यानी उठा हुआ रहे, उले उत्तल, उसे उठा हुआ रहेगा, यानी उसका जो परावर्तक सतह है, मेन चीज यहाँ पर परावर्तक सतह है, कलई किया हुआ भाग नहीं है। मेन क्या है, परावर्तक सतह। तो उससे उत्तल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट हम भी उत्तल और अवतल में कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा। जब हम पढ़ते थे तब पर भी मेरा भी यही कंडीशन था, भूलना नहीं। उससे उत्तल यानी उठा हुआ भाग क्या रहेगा, हमारा बाहर की तरफ उठा हुआ रहेगा। वो मतलब उठा हुआ, यानी बाहर की तरफ क्या रहेगा, उठा हुआ। और मतलब होता है धंसना, यानी उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। आगे चलते हैं तो देखिए, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनकी विशेषता क्या होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। तो देखिए, जो समतल दर्पण जो हमारे घर में मिरर होता है वो समतल होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ये मिरर है और इसके पीछे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ये है संजना मिस, ठीक है, ये कौन है, संजना मिस। उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा ना, हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनता है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये देखिए, कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। अभी जस्ट बताया कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा। अभी बताए
कि आभासी जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या, लेटरल। लेटरल कहते हैं ना भाई कि अगर मान लीजिए हम मिरर के सामने खड़े, तो आप ध्यान दीजिए, अगर दाया हाथ उठाइएगा तो लगेगा ना कि आप बाएं हाथ को उठा रहे, और यदि बाया हाथ को उठाइएगा तो लगेगा आपका दाया हाथ उठ रहा है। इसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। यानी बाया दाया की तरफ और दाया बाया की तरफ अगर दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से कैसा बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। याद रहेगा। समतल दर्पण की विशेषता, सबसे पहले पीछे प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होगी। जितनी बड़ी हमारी वस्तु रहेगी उतनी ही बड़ी उसका प्रतिबिंब भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बोर नहीं ना हो रहे हो, आगे चलो, आगे चलते, आगे चलते। देखिए अब बात है कि अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, या अवतल दर्पण का फोकस, तो ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि किसी दर्पण, अवतल दर्पण ये क्या है, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, अंदर की तरफ इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और जिसका अंदर की तरफ परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये देखो, तो अवतल दर्पण ये क्या है, ये बात बताओ, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है, सीधी होगी, थोड़ी सी मुझसे टेढ़ी हो गई, सीधी कर लेना। ठीक है, ये सीधी होगी। ये क्या होगी, ये कहलाएगी हमारी पी ध्रुव। क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। इतना है क्लियर, हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, कह रहे किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण के परिवर्तन के बाद मिलती है। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो समझाते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही हम उस दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस को बड़ा एफ से लिखा जाता है। क्या चीज से, बड़ा एफ से लिखा जाता है। फोकस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देखो, करे फोकस को एफ से, दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कहते हैं फोकस दूरी। यानी जो ये फोकस है इसको फोकस, मुख्य फोकस भी कहा जाता है, फोकस या मुख्य फोकस। तो जो फोकस है और जो ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी है, इसकी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी। इसको छोटा एफ से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, छोटा एफ से। क्या चीज से लिखा जाता है, छोटा एफ से। यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो आगे चलते, आगे देखो कह रहे उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो देखो कह रहे हैं किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी मिलेगी नहीं, वास्तव में नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर फिगर से समझाते हैं। ये बताओ किधर कलाई करे, बताना, सच्ची बताना, यहाँ पर किधर कलाई करे, बाहर वाला हिस्सा कलाई होगा या अंदर धंसा हुआ, कौन सा, अंदर धंसा हुआ, कौन सा, अंदर धंसा हुआ भाग क्या रहेगा, कलाई। दिमाग में जा रहा है ना, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है, एकदम प्यार से जा रहा है ना दिमाग के अंदर, एकदम ऊपर से नहीं ना जा रहा है। चलो ठीक है, चलो यहाँ पर किसका अंदर से जा रहा है, किसका बाहर से जा रहा है, तेरे को मारेंगे, बहुत मारेंगे, पकड़ कर मारेंगे। ठीक है, देखो इधर
यहाँ पर देखो, ये है हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये है ध्रुव, ये क्या है ध्रुव, ये क्या है हमारा, ये है हमारा वक्रता केंद्र। इधर ही रहेगा ना, इधर नहीं, गलती नहीं ना लिखे है, सही है। चलो अब प्रकाश किधर से आएगा, तो जिधर से परावर्तक सतह रहेगा उधर से। अब ये नहीं कि उस वाले में मिस इधर से ली थी, हम भी इधर से लेंगे, इधर से नहीं, इधर उधर नहीं होता, मतलब होता है परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह किधर है, इधर है, दाया तरफ परावर्तक सतह है, तो किरण भी किधर आएगी, दाया तरफ आएगा। उत्तल दर्पण जो अवतल दर्पण था, उसका परावर्तक सतह हम लोग का किधर पड़ा था, बाया तरफ पड़ा था, तो बाया तरफ से लिए थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण आई, तो ये यहाँ से लौट इधर अंदर जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, लौट कर वापस अपनी दिशा में चली जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये किरण इधर जा रही थी, अगर इधर से देखो, इधर से देखो, तो लगेगा कि भाई इधर इधर थोड़ा 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 और मिला दो, और मिला दो, तो यहाँ पर लगेगा कि कहीं जाकर मिलेगा, यानी प्रतीत होगा, चलिए भाई वहां से आ रही है, यहाँ पर मिलेगा, यानी यहाँ पर मिलेगा, यानी यही जो पॉइंट है, यही जहां पर मिलेगा, मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं, यानी जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर आती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे चलो देखो, ध्यान से देखो, अब कह रहा है यहाँ पर कि अब बात करेंगे कि भाई कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। मतलब अवतल दर्पण तो ठीक है, अवतल दर्पण सामने रख दिए, लेकिन कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जैसे सामने रख दो, 5 मीटर पर रख दो, 10 मीटर पर रख दो, 15 मीटर, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, वो पढ़ लेते, ध्यान देना। सबसे पहले है कि अनंत पर कि कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की भिन्न परिस्थितियां स्थितियों के बाद के लिए बने प्रतिबिंब। पहला है अनंत पर, अनंत मतलब बहुत दूर। अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर, ध्यान से समझना। अनंत पर रहेगी, फोकस पर बनेगी। कैसा बनेगी, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, इतना छोटा जैसे लगे कि कोई बिंदु हो, कोई बिंदु, इतना बिंदु के साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यदि बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, या बिंदु के साइज भी कह सकते हैं। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु सी से परे हो, सी से परे मतलब अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब मान लो यहाँ पर सी है और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बाहर वाला अनंत, ये वाला क्या होगा, फोकस, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव। तो यदि वस्तु यहाँ पर है, कहां पर है, सी से परे है, सी के क्या है, परे है, तो अगर सी से परे रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा होगी। अगर वस्तु सी पर रहेगा, वस्तु कैसा होगा, सी पर होगा, तो प्रतिबिंब भी कैसा कहां बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, एकदम समान साइज का बनेगा, एकदम समान साइज का बनेगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच हो, कहां पर हो, सी और एफ, मतलब सी और एफ के बीच होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा सी के परे बनेगा, यानी सी के पीछे बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा, विभक्तित बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और कैसी उसकी प्रकृति होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा होगी। एफ पर तो अनंत पर होगा, आवर्धिक बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। पी तथा एफ के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है।
ये देखो, इसका हम एक काम करते इसको ना विधिवत रूप से तुम लोग को बना कर बताएंगे, ठीक है। इसका भी एक वीडियो बना देंगे, एक बार तुम लोगों को विधिवत रूप से क्या करेंगे, पूरा का पूरा बना कर बता देंगे। एक में सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब रहेंगे और उत्तल द्वारा बने प्रतिबिंब रहेंगे, एकदम हाथों से बनाकर बनाएंगे, ठीक है। ये तो फोटो है, फोटो में है, यहाँ पर देख लो, अनंत पर है वस्तु, तो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। यदि सी के परे रहेगा तो वस्तु का उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर सी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। अगर वस्तु एफ और सी के बीच रहा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के परे बनेगा। कैसे बनेगा, सी के परे बनेगा। और अगर फोकस पर रहा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो सीधे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। टेंशन नहीं लो, इसका भी हम आराम से एक वीडियो बनाकर और डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। अब देखो, यह है उत्तल दर्पण, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये दो, इसके कितने होते हैं, दो ही होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। थोड़ा सा छुप गया है, ठीक है। पहला होता है, यहाँ पर कट गया, ठीक है। पहला अगर सी के परे हो, सी के परे हो, और दूसरा सी और दर्पण के बीच हो। तो अगर सी के परे होगा तो फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस, यानी अनंत पर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे, फोकस पर दर्पण के पीछे। अत्यधिक छोटा बनेगा और बिंदु के साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और यदि दर्पण और मतलब सी और पी के बीच रहा, सी और पी के बीच रहा, सी मतलब वक्रता केंद्र और पी मतलब ध्रुव, यानी दर्पण के बीच रहेगा, तो उसका कहाँ बनेगा, तो पी और एफ के बीच ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, साइज की ऐसा होगा, छोटा होगा, और कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। अब देखो आगे, देखो आगे कह रहा है कि दो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है और जो फोकस दूरी होती है उसमें संबंध क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी एफ जो होती है, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी फोकस दूरी, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये जो एफ है, ये एफ, ये और ये क्या है हमारा सी, तो ये जो आर है वो आधी होगी। आर क्या होगी, आधी होगी। किसकी आधी होगी, तो एफ की। किसकी आधी होगी, एफ की। यानी एफ जो होगा आर की क्या होगी, आधी होगी। यानी फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये भी संबंध भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है, क्वेश्चन दोनों पूछता है। अब बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग, प्रतिबिंब पर लिए 6 होते हैं, इसमें कितने कंडीशन होते थे, उत्तल दर्पण में कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। अब इसका उपयोग क्या है, तो अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में पहना दे। जो हजामत जो नाई लोग होते हैं वहां पर जाइएगा तो आप लोग सैलून वगैरह जो होता है वहां पर कौन सा दर्पण मिलेगा आपको, अवतल दर्पण। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, जिससे हजामत को दाढ़ी बनाने और बाल बनाने में कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद टर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परिवर्तकों के रूप में किया जाता है। उसके बाद कहाँ होता है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, या दांत नाक वगैरह जो चेकअप करने वाले डॉक्टर होते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं, तो हेडलाइट जो होता है यहाँ पर सर के ऊपर लगाते होंगे उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर क्या किया जाता है, केंद्रित। यानी बड़े बड़े जो ऊर्जा भट्टी होती है, जो सौर भट्टियां होती हैं, वहां पर सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है,
तो बड़े बड़े से क्या कर देते, अवतल दर्पण लगा देते, क्योंकि अवतल दर्पण जो होते हैं सारे एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर देते हैं। तो ये हो गया। मेन रूप से याद रखिएगा कि इसका प्रयोग हजामत दर्पण के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग टॉर्च वाहनों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग दंत चिकित्सक के जो दर्पण होते हैं उस टॉर्च जो होता है उसके रूप में भी किया जाता है। उसके बाद आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर गाड़ी तथा बस इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। साइड वाला जो मिरर होता है उसके रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ये बड़े से क्षेत्र को, विस्तृत क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है? छोटा दिखाता है, जिससे विस्तृत जो क्षेत्र होता है, सड़क होता है, वो आईने के अंदर एडजस्ट होकर छोटा होकर एकदम साफ साफ दिखाई देता है, जिससे ड्राइवर को कोई वाहन चलाने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण का प्रयोग। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कर है चिन्ह प्रपटी। क्या है? चिन्ह प्रपटी। ध्यान से समझिए। कार्तीय तल पढ़े है ना? कार्तीय तल याद है ना? कार्तीय तल में क्या होता था? एक्स अक्ष होता था और एक वाई अक्ष होता था। सिमिलरली कार्तीय तल की तरह ये है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। अगर इधर की बात करें तो इधर क्या होता है? प्लस, ये क्या होता है? माइनस। इधर क्या होता है? प्लस, इधर होता है माइनस। और बीच में क्या होता है? क्या होता है? जीरो, जिसको हम लोग मूल्य बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जीरो जीरो होता है। एक्स का वैल्यू भी जीरो और वाई का भी वैल्यू जीरो। ज्यादा नहीं, चलो मैथ में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर वस्तु ऊपर की तरफ होगी, अगर वस्तु ऊपर की तरफ रखी जाएगी, इसका मतलब ये है उसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या में होगी? प्लस में। क्या होगी? प्लस। नीचे होगी, इसका मतलब क्या? माइनस में। अगर इधर की ओर रही, इधर रहेगी तो माइनस, और इधर की ओर होगी तो क्या होगी? प्लस होगी। देखिए कह रहा है कि तीन प्रॉपर्टी जब दर्पणों का उपयोग कर रहे होते हैं तब सभी दूरियां और लंबाइयों को नापते ना, कहां पर इस वस्तु को रखना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बने, उस समय जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उन नियमों को चिन्ह प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कहां पर रखना है उन नियमों को पालन करने के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारित करने के लिए दूरियों की एक चिन्ह प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंबों की भिन्न भिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके, जिसे निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी कहा जाता है या निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10 देखिए चैप्टर 7 पढ़ेगी नहीं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े थे। अब देखो इसी की सहायता से बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, इशू नहीं बन जाएगा बड़ा। बहुत विद्यार्थी जो होता है ना इशू बना देते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं। अरे भाई चिन्ह प्रॉपर्टी क्या? निर्देशांक ज्यामिति पढ़े वही है चिन्ह प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है। ये ऊपर जाएगा प्लस, नीचे रहेगा माइनस, अगर लेफ्ट रहेगा तो माइनस और राइट रहेगा तो प्लस, कुछ नहीं है। देखो ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण ही है ना, ये अवतल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण है, अब यहाँ पर दाई ओर की दूरी प्लस में और बाई ओर की दूरी माइनस, यही ना होता है चिन्ह प्रॉपर्टी। इसको एक्स अक्ष मान लो, इसको एक्स अक्ष मानो, आंख बंद करके एक्स अक्ष मानो, और इसको वाई अक्ष मान लो, बस और कुछ नहीं। इधर पता है तुम सबको, इधर प्लस होता है, इधर जाते हैं माइनस होता है, ऊपर जाते हैं प्लस होता है और नीचे आते हैं माइनस होता है। वही है, वही और कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बड़ा लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया इनफ। अब देखिए निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक वही एक्स एक्स डैश माना जाता है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती है। कोई भी दूरी कहां से मानेंगे? पी से। जैसे हम लोग जीरो से मानते थे, यहाँ पर क्या से मानेंगे? पी से। आपतित किरण प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स एक्स डैश के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब वो अक्ष के ऊपर होती है। अक्ष के ऊपर होगा तो प्लस और अक्ष के नीचे होगा तो माइनस।
अब देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण ऐसे ही होता है ना, अवतल दर्पण ऐसे होता है, तो ये हो गया C और ये हो गया F, तो इधर क्या होता है माइनस और इधर क्या होता है प्लस, तो इधर सारी दूरियां यानी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी जो भी होगा वो सब माइनस की तरफ होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, R या फोकस दूरी, ये कैसी होती है धनात्मक होती है। कैसी होती है धनात्मक होती है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया बाहर की तरफ उठी हुई है, तो ये देखो ये इधर C होता है और इधर क्या होता है F होता है, तो इसमें क्या होती है धनात्मक होती है। कैसी होती है धनात्मक होती है। एक में ऋणात्मक और एक में कैसी होती है धनात्मक होती है। ये देखो इधर है, ये इधर है सारी दूरियां उत्तल दर्पण में ऐसे है, इधर की तरफ है तो सारी दूरियां प्लस में, और इसमें इधर होती है बाया तरफ तो सारी दूरियां क्या चीज में माइनस में होती है। इधर माइनस और इधर प्लस। उत्तल दर्पण में प्लस होता है ना, उत्तल दर्पण में कैसा होता है प्लस, और अवतल दर्पण में माइनस, अवतल दर्पण में माइनस। अब देखो आगे चलते उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा आवर्धन। लास्ट टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, m से लिखा जाता है, इसलिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं आवर्धन। ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे अभी बता है कि हम पूरा का पूरा जो होगा, पूरा जितना इसमें 6 अवतल दर्पण का और 2 उत्तल दर्पण का, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पूरा लाइन टू लाइन हाथों से बना कर बता देंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या हो गया